हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम जो है पीटी यानी 4 के क्वेश्चन को हम जो है केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो पेपर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 26। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड बोथ रिवर्सिबली एंड जो है इरिवर्सिबली इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ Ti is the initial temperature and Tf is the final temperature. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी जो ऑप्शन दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं कि टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा। टी फाइनल में मोस्टली यानी टी फाइनल की ये बात हो रही है इसमें, और टी इनिशियल की भी है, तो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम जैसे मान लो कोई भी यानी कि रिएक्शन करा रहे हैं, दोनों के केस में क्या है, दोनों के केस में है कि मान लो कोई गैस है, उसके लिए टी इनिशियल दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, इसको हम मान लीजिए रिवर्सिबली करा रहे हैं और इसको हम मान लो इरिवर्सिबल करा रहे हैं, तो यानी इनिशियल टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम है। अब हम बात करते हैं फाइनल टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो टी फाइनल यानी कि दोनों के सेम नहीं आता है, और टी फाइनल में क्या डिफरेंस आएगा वो सब हम जो है 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं। अब देखो प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक। ठीक है, और दूसरा केस है कि एडियाबैटिक हो क्या रहा है, एक्सपेंशन हो क्या रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस में यू नो वेरी वेल हीट एक्सचेंज कितना, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट एक्सचेंज 0 होगा, और वर्क कौन सा है, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन वर्क हमेशा कैसा मिलेगा आपको, वर्क डन बाय सिस्टम विद नेगेटिव साइन। एक्सपेंशन में वर्क हमेशा कैसा मिलेगा, नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। अब वही हम बात करते हैं, और आपको पता है कि W रिवर्सिबल ऑलवेज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। लेकिन अब हम यह बात करें तो अब हम किससे देखेंगे, विद नेगेटिव साइन। जब हम नेगेटिव साइन से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि -W किसका, रिवर्सिबल, इसका साइन मोर नेगेटिव होगा, W इरिवर्सिबल नेगेटिव साइन, ये इरिवर्सिबल क्या होगा, ठीक है, लेस यानी कि नेगेटिव होगा। तो अगर मैं मोड हटा के देखूंगा तो मेरे को साइन क्या मिलेगा कि -W इरिवर्सिबल, माइनस साइन के साथ देखेंगे तो इरिवर्सिबल का वर्क होगा, वर्क का जो विद नेगेटिव साइन देखेंगे, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, विद नेगेटिव साइन, तो आपको कौन ज्यादा मिलेगा, W इरिवर्सिबल। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहीं से अगर मैं वर्क का मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो पॉजिटिव साइन के साथ देखेंगे, तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव साइन देखेंगे, वहां नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, W रिवर्सिबल लेस देन W इरिवर्सिबल। क्या मिलेगा आपको, W रिवर्सिबल लेस देन W इरिवर्सिबल। और हमें मालूम है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज कितना, 0 हो जाएगा। हीट एक्सचेंज 0 हो गया तो W आपको क्या मिलेगा, डेल्टा U NCV T2 माइनस T1। यह लिखा है NCV T फाइनल माइनस ऑफ T इनिशियल। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो देखो NCV T2 T फाइनल माइनस T इनिशियल, किसमें, रिवर्सिबल में, लेस देन किससे, NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल, किसका, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर देखें तो डिफरेंस ऑफ T फाइनल माइनस ऑफ T इनिशियल इन रिवर्सिबल ऑलवेज लेस देन T फाइनल माइनस T इनिशियल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी हमने बोला था T इनिशियल दोनों सेम है, तो अगर हम यहां देखें तो T फाइनल किसमें, इरिवर्सिबल ऑलवेज लेस देन T फाइनल किसमें, इरिवर्सिबल। चेक कीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि इरिवर्सिबल के केस में T फाइनल हमेशा T यानी फाइनल रिवर्सिबल से क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो अब हमें ये ऑप्शन फाइंड करना है। तो देखिए ये ऑप्शन मुझे कहां दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक बार फिर से आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी कि जो है 26 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अरे भाई साहब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। याद करो, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है जब किसी 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अब स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो अब देखो अगर मीथेन को हमें फॉर्म करना है, ठीक है, फॉर्म हमें किसको करना है, मीथेन को फॉर्म करना है,
तो मीथेन का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होता है? ग्रेफाइट। मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होता है? ग्रेफाइट। और हाइड्रोजन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होता है? H2। ठीक है, अब आप चेक कर लो तो आपको क्या मिलेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 27 का जो करेक्ट आंसर आएगा ग्रेफाइट एट H2S, दैट इज द सी। तो क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा? सी आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बात करें, क्या कह रहा है? कंसिडरिंग एंट्रोपी एज अ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर द क्राइटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस इज। देखो कि अगर हम कोई प्रोसेस करा रहे हैं तो प्रोसेस कहाँ होगी? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम यह बात करें क्वेश्चन नंबर 28, देखो कोई भी प्रोसेस हो रही है तो हमेशा उसमें सिस्टम में प्रोसेस करा रहे हैं तो सराउंडिंग को हम जरूर इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो अगर बात करें जो है एंट्रोपी, तो डेल्टा एस अगर हमें देखना है तो आपको पता है कि डेल्टा एस जो है नॉर्मली क्या होता है? ठीक है, या ऐसे देखें कि अगर हमें जो है डेल्टा एस के लिए बात कर रहे हैं तो हम किसके लिए बात करते हैं? यूनिवर्स के लिए। तो आपको पता है कि यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है? सिस्टम एंड सराउंडिंग से। ठीक है, अब देखो प्रूव भी कर देंगे इसको आगे। अगर मैं पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी निकालूंगा तो पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या हो जाएगा? डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एस किसका? सिस्टम का, प्लस डेल्टा एस किसका? सराउंडिंग का। ठीक है, ये पूरा आपको मिल जाएगा। अब देखो इसमें, अब मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो सिस्टम के थ्रू हो चाहे सराउंडिंग के थ्रू हो, तो कुल मिला के अगर मान लो हम कहें कि सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, यार सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तब भी देखा जाए तो यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज होगा। अगर हम कहें कि सराउंडिंग का एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगा, रिएक्शन यानी स्पॉन्टेनियस होगी, चाहे वो सिस्टम की हो चाहे वो सराउंडिंग की हो, तो फाइनली देखा जाए तो हम यही तो बोलेंगे यार यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यानी कि यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनली अगर देखा जाए, चाहे आपके पास सिस्टम हो, ठीक है, चाहे आपके पास सराउंडिंग हो, चाहे आपके पास सिस्टम हो चाहे आपके पास सराउंडिंग हो, ठीक है, कुल मिला के उनका जो एंट्रोपी है ना वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? क्या रखना। तो क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 में हमें मालूम है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी जो एडिशन है, एंट्रोपी चेंज का एडिशन है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ए होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन आर -2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, एंड कितना है? एंट्रोपी है 7.4 कैलोरी, ठीक है, डिग्री इनवर्स रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर एट 298 केल्विन विल बी। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 29 बात की जाए तो कुल मिला के हमें डेल्टा जी रिएक्शन कैसा बनाना है, ठीक है, वो आप देख लेते हैं। तो डेल्टा जी आपको क्या मिलेगा? डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। हालांकि इसको हम थियोरेटिकली भी देख सकते हैं। अब देखो डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव, माइनस ऑफ टेम्परेचर, डेल्टा एस कैसा है? पॉजिटिव। अगर फाइनली देखें तो देखो ये क्या मिलेगा? नेगेटिव, और ये भी क्वांटिटी टी डेल्टा एस की भी कैसी मिलेगी आपको? विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव। तो ऑल ओवर डेल्टा जी कैसा मिलेगा? नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव मिल रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आप चाहे तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको थियोरेटिकल बता दिया है, चाहे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना दे रखा आपको? माइनस ऑफ, मैं इसको 2.5 इंटू 10⁻³ दे रखा है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं -2500। ठीक है, कैलोरी में दे रखा है, माइनस टेम्परेचर भाई कितना है? टेम्परेचर दे रखा है आपको 298। यार देखो अब आपको जो है ना प्रॉब्लम आएगी, कंपेयर करना है, हमें तो कोई आंसर तो लाना नहीं है। मान लो टेम्परेचर आपने थोड़ी देर के लिए कितना कर दिया? 300 कर दिया। ये कितना है? 7.4 कैलोरी है। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना मिलेगा? -2500, और ये माइनस का कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2।
ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके पास नियर बाई कितना मिल गया, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, 4720 कैलोरी के करीब माइनस। तो ऑल ओवर डेल्टा जी आपको फाइनली कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। जब डेल्टा जी नेगेटिव मिल रहा है तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर विल बी ए। चाहे मैथमेटिकली सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चन को, चाहे आप थियोरेटिकली सॉल्व करो। ओके, अब देखो ये कह रहा है ए हीट इंजन कैरीज 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, ठीक, द साइकिल सॉरी, ठीक है, अराउंड द साइकिल एज सोन इन द फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है जो ए बी सी यानी जो है पाथ पे यानी कि क्या कर रहा है, एसीबी यानी पाथ पे जो है मूव कर रहा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे और हमें दिया कैसा है, मोनो एटॉमिक गैस दिया कैसा है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 30 में बात की जाए तो हमें दिया है इंफॉर्मेशन 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। अब देखो, अब यहां जो पूछा गया है पूरे क्वेश्चन में जो सभी ऑप्शन है वो किससे कोरिलेट है, ए बी, यानी कि आपसे पूछा है हीट ऑफ ए बी यानी ए से बी हीट का यानी ट्रांसफॉर्मेशन, और सी से ए तक, ठीक है। चलिए तो भाई हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं जो है बी से ए, नहीं ए से बी बात हो रही है, सॉरी ए से बी। अगर ए से बी देखा जाए तो ए से बी जाने पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टोटली यानी कि जो है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी अगर मैं ए से बी रिएक्शन को देखूं तो ए से बी रिएक्शन कैसी है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। कौन सी है, आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यह हीट पूछा है यार, तो आपको पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में यानी हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेल्टा यू, और डेल्टा यू बोले तो NCV T2 माइनस T1, ठीक है। तो अब हम हीट निकाल सकते हैं कहां से कहां, ए से बी। N कितना ले रखा है, 1 मोल, ठीक है। CV मोनो एटॉमिक गैस का CV कितना होता है, 3/2 R, आंसर अपना R के टर्म्स में आ रहा है, T2 माइनस T1, ठीक है। अब हम ए से बी जा रहे हैं, ठीक है। जब ए से बी जा रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा है, 600, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300, ठीक है। अगर हम देखें सॉल्व करें तो ये कितना आया, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 300 आया, तो कुल मिला के QAB आपको कितना मिला, 450R, कितना मिल गया, 450R। तो 450R मुझे ए से बी 3 ऑप्शन में मिल रहा है, तो अभी मुझे सी से ए और निकालना है। अब हीट मुझे कहां से कहां देखना है, सी से ए, ठीक है। अब देखो सी से ए को देखिएगा, अगर सी से ए देखें तो सी से ए आने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस अपना कौन सा है, ठीक है, आइसोबारिक है। कौन सा है, आइसोबारिक, ठीक है। तो अगर मैं सी से ए के लिए बात करूं तो सी ए पे जो स्टेप है वो कैसा है, सी ए है, ये वाला जो स्टेप है या प्रोसेस है ये कौन सा है, आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक में प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा सर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और आपसे किसके बारे में पूछा है, सभी ऑप्शन में हीट के लिए पूछ रहा है, तो आपको पता है हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर QP किसके बराबर होता है, डेल्टा H, यानी NCP T2 माइनस T1। तो क्या हम QP निकाल रहे हैं, तो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम C to A, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, NCP कितना मूल्य ले रखा है आपने, 1। कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक, और मोनो एटॉमिक के लिए CP का वैल्यू 5/2R, T2 माइनस T1, ठीक। T2 कितना गिवन है, देखो C पर यानी कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 450, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, 300 है, ठीक। तो कितना मिलेगा आपको, इनिशियल यानी फाइनल टेम्परेचर ए पे जाके हो रहा है 300 और इनिशियल टेम्परेचर सी पे कितना था, 450। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 750/2R, यानी माइनस ऑफ 375R, ठीक है। तो देखो क्या मिल रहा है हमें आंसर, तो हमें करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, सी, ठीक है। जहां ए से बी कितना है, 450R है, और सी से ए कितना है, -375R, देन द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, सी। तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 30 का क्वेश्चन आंसर जो आएगा, करेक्ट आंसर विल बी सी, ठीक है। देखो अगला जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 moles of an ideal gas at 27 डिग्री सेल्सियस आर allowed to expand isothermally from initial pressure 10 atm to final pressure 4 atm against a constant external pressure of 1 atm
10 वर्क डन विल बी। तो अगर बात की जाए तो यहां पे वर्क हमें निकालना है और किससे, यानी कि जो प्रोसेस में अभी हमें वर्क निकालना है अपने को आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी हाँ आइसोथर्मल है, 5 मोल भी ले रखे हैं और साथ के साथ अगर देखा जाए, ठीक है, यहां पे प्रेशर यानी कांस्टेंट कर रखा है, प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल कांस्टेंट यानी कांस्टेंट प्रेशर, तो हमेशा कौन सा होता है, इररिवर्सिबल। तो कुल मिला के हमें यहाँ फाइनली इररिवर्सिबल वर्क जो है फाइंड करना है। क्या फाइंड करना हमें, इररिवर्सिबल, क्योंकि अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर है। तो आपको पता है कि W इररिवर्सिबल क्या होता है, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है। अब देखो V2 V1 के बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन दिया गई है, आपकी इच्छा है, चॉइस है, ठीक है। अब देखो ये कहां से कहां एक्सपेंड हुआ है, अपन देख लेते हैं कि P1 से लेके कहां तक, P2 तक, P1 से लेके कहां तक, P2 तक, जहां कितना है ये 10 ATM है, ठीक है, और ये कितना ले रखा है आपने 4 ATM, ठीक है, और P एक्सटर्नल कितना है 1 ATM, ठीक है। तो चाहे तो आप आइसोथर्मल है तो ठीक है, तो आइसोथर्मल में आप यहां से वर्क डन भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें मालूम है कि अगर यहां पे हम निकाल सकते हैं क्या, देखो PV इक्वल टू क्या होता है यार, nRT। जब PV इक्वल टू nRT तो V बराबर क्या मिलेगा आपको, nRT/P। तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्लोज कंटेनर रहेगा, आइडियल गैस के लिए बात हो रही है, तो क्या मिलेगा आपको, V1 इक्वल टू nRT/P1 और V2 इक्वल टू क्या लिख दे आप, nRT/P2, ठीक, वैल्यू पुट कर दो अब आप। तो अब जो है मैं अगर जो है W इरिवर्सिबल है ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, यहां मैं क्या लिख दूं, V2 की जगह nRT/P2 माइनस ऑफ nRT/P1, वैल्यू पुट कर दो। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दे रखा है 1 ATM, आपने nRT को क्या ले लिया, बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया 5, ठीक है। आंसर हमसे जूल में पूछा है तो थोड़ी देर के लिए हम जो है R का वैल्यू कितना रख देते हैं 25/3, ठीक है। टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने कितना लिख दिया 300 केल्विन। तो यहाँ क्या आएगा 1/P2, 1/P2 कितना है 1/4 एंड 1/P1 दैट इज 10, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये कितना गया 100 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस ऑफ 125, ठीक है, इंटू चलो ये कर दे रहे हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा, एलसीएम चलो मैंने 40 ले लिया, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास यानी कि जो है 6/40, ठीक है। इस पॉइंट को चलो मैंने यहाँ लगा दिया, ये कितना गया 25, तो माइनस ऑफ 125 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 15 हो गया, क्यों 25 इंटू 0.6 कितना हो गया 15 का मल्टीप्लाई कर लो अब आप, ठीक है। लगभग कितना आया मेरे पास आंसर, माइनस ऑफ 1875 के आसपास, ठीक है। तो वही है, मैंने 25/3 रखा है, ठीक है, मैंने कितना रखा है 25/3। तो अब देखो माइनस ऑफ 1875 के आसपास कौन सा मेरा आंसर घूम रहा है, ये आंसर, ठीक है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, 31 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ए गैस एक्सपेंड्स एडिबेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर सच दैट Tv की पावर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर माइनस ऑफ द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ द गैस विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए बात करते हैं, क्या कह रहा है, ए गैस एक्सपेंड्स एडिबेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर सच दैट T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर कितना दे रखा भाई, माइनस ऑफ दे रखा है, द वैल्यू ऑफ गामा, ओके, ऑफ द गैस विल बी। बहुत सिंपल यार क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V टू द पावर माइनस ऑफ, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, TV की पावर माइनस ऑफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप यार, वो माइनस ऑफ नहीं आएगा सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं आप कि T इज इक्वल टू K, एक हमने कांस्टेंट ले लिया मान लीजिए, या आप लिख सकते हैं TV की पावर हाफ इज इक्वल टू K, यानी कांस्टेंट बना दिया आपने, TV की पावर हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक रिलेशन और होता है किसमें, T और V में। जब हम एडिबैटिक प्रोसेस में बढ़ते हैं तो TV में क्या रिलेशन आता है, TV में रिलेशन आता है TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट,
ये आता है। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं, अगर मैं दोनों रिलेशन में कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा आपको, टीवी की पावर हाफ इज इक्वल टू टीवी की पावर गामा माइनस 1। अगर मैं दोनों के पावर में कंपेयर करूं तो मुझे क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, हाफ इज इक्वल टू गामा माइनस 1। तो अगर यहां से सॉल्व करें तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ, तो गामा इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 3/2। 3/2 का मतलब कितना, 1.5। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आएगा। ठीक है, तो 32 का बी आंसर करेक्ट है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, पीवी प्लॉट फॉर टू गैसेस, पीवी प्लॉट फॉर टू गैसेस एज्यूमिंग आइडियल ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर गिवन इन द फिगर, प्लॉट ए एंड प्लॉट बी शुड करस्पॉन्ड रेस्पेक्टिवली टू। ठीक है, तो अब देखो हमें जो ग्राफ दे रखा है ना वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए दे रखा है। ठीक है, दो यानी गैसेस है ए और बी। ये पीवी डायग्राम आपको दे रखा है कुछ इस टाइप से, और एडियाबैटिक प्रोसेस का दे रखा है। ये आपको दे रखा है बी के लिए और ये आपको दे रखा है ए के लिए। ठीक है, अब बात समझना, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में देखें तो पीवी की पावर क्या मिलेगा आपको, गामा। तो पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक सिंपली सा रिलेशन देखें, देखो ठीक है, कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v की पावर गामा। अगर सोचिएगा कि गामा का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यानी कि गामा का वैल्यू ज्यादा होगा तो 1/v गामा, v की पावर गामा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। ठीक है, कम मिलेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि अगर मैं रिलेशन देखूं ए और बी में, तो बी का प्रेशर ए के यानी कि रेस्पेक्ट में क्या है, कम है। पी ए ज्यादा है किससे, पीबी से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां बी का प्रेशर क्या है, बी के लिए प्रेशर कम है, तो इसका मतलब है कि इसका गामा क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका गामा क्या होगा, कम होगा। गामा कम होगा तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/v की पावर गामा, यानी कि जो रिलेशन में आएगा वो आपको ज्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियसली प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं गामा के लिए बात करूं तो रिलेशन मेरे पास क्या आता है, देखो याद करो। अब मेरे पास यार दो टाइप की गैसेज है, मोनो एटॉमिक भी है और डाई एटॉमिक भी है। याद करो, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, याद आ रहा है कुछ, ठीक है, 5/3। डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए अगर गामा देखें तो गामा का वैल्यू कितना होता है, 7/5। यही गामा, हालांकि हमें मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक दे रखा है, तो देखा जाए तो यहां गामा कितना मिल रहा है, 1.66, और यहां गामा कितना मिल रहा है आपको, 1.4। तो ऑब्वियसली जहां गामा का वैल्यू ज्यादा होगा प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, मतलब प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर रिड्यूस कहां हो रहा है, ज्यादा, इन केस ऑफ बी। तो यानी बी के लिए गामा ज्यादा है, यानी बी कैसा होगा, मोनो एटॉमिक, बी कैसा होगा, मोनो एटॉमिक, और ए कैसा होगा, डाई एटॉमिक। ठीक है, तो 33 का जो करेक्ट आंसर आएगा, तो यानी कि ए और बी रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो ये हम जो है बी के लिए बता रहे हैं, ये ए के लिए बता रहे हैं, तो H2 एंड He। तो क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, इसको बी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भाई साहब सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फॉर ए टू बी डेल्टा एस कितना दे रखा है आपको, 4 किलो कैलोरी पर मोल दे रखा है। डेल्टा एस कितना दे रखा है, 10 कैलोरी पर मोल इनवर्स दे रखा है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन टेम्परेचर कैन बी। अब देखो याद करो, ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम के लिए बात नहीं हो रही है, किसके लिए बात हो रही है, ठीक है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अब देखो याद रखना, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए स्पॉन्टेनियस, कौन सी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, द टेम्परेचर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना मिलेगा आपको, ग्रेटर देन, डेल्टा एस कितना दे रखा है आपको, डेल्टा एस दे रखा है आपको कितना, 4 किलो कैलोरी। तो इसको कन्वर्ट किस में कर लीजिए आप, ठीक है, कैलोरी में। डेल्टा एस किस में दे रखा है आपको, 10 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो सिंपली दे रखा है 10 कैलोरी, तो देखना टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 400 केल्विन। ठीक है, तो 400 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर कहां मिल रहा है मुझे, सी ऑप्शन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, और इससे सिंपल क्या होगा, द गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज।
ठीक है, हालांकि इसका तो आप सबको पता है। 35 में क्या होगा देख लेते हैं। देखो, गिब्स फ्री एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम के पास अवेलेबल है, जिसको हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, यूजफुल वर्क में। ठीक है, अब ऐसे समझते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पे जो है जीरो आ रहा है, उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे जीरो क्यों आ रहा है। ठीक है, सबको पता है इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपने फर्स्ट से लगा दिया होगा। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर सी, आपको ही पता है, नो डाउट। अब देखो, मान लो कि एक रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये मान लो आपके पास रिएक्टेंट है, ये अपना प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी अपनी खुद की एक यानी कि जो है एनर्जी होगी। ठीक है, चलिए जी की बजाय मैं इसको ई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। मान लो इसकी अपनी खुद की एक एनर्जी ई है, प्रोडक्ट की भी एनर्जी अपनी ई है। अब क्या होगा, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है, इक्विलिब्रियम पर। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। तो अब होगा क्या कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम पे आके ये रिएक्टेंट क्या करेगा, अपने आप को यानी कि जो है स्टेबलाइज करेगा, अपने आप को जो है स्टेबल करेगा, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करता हुआ आएगा। ठीक है, इधर प्रोडक्ट भी अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करता हुआ आएगा, डिक्रीज करता हुआ आएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, अब रिएक्टेंट भी अपनी एनर्जी डिक्रीज करते हुआ आ रहा है, अब प्रोडक्ट भी अपनी जो है एनर्जी डिक्रीज करते हुआ आ रहा है। और एक पॉइंट कैसा है जहां दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हो गई, सेम हो गई। यानी कि अगर देखा जाए तो यहां बात समझना, ये इस कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं। यहां आके दोनों की एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब दोनों की एनर्जी इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ यानी कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है उन दोनों को वर्क में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी क्या हो गई, सेम हो गई। जब वर्क में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी सेम होगी तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ से लगने वाले फोर्सेस, ठीक है, ऑलमोस्ट यानी कि ऑलमोस्ट बोला है मैंने, ठीक है, और कहें तो इनफाइनाइटसिमली डिफरेंस होता है उसमें, ऑलमोस्ट क्या हो गए, सेम हो गए। जहां यानी कि वर्क करने की यानी कैपेसिटी दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम होगी, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। जब कंडीशन पे इक्विलिब्रियम आ गया तो ऑब्वियसली यहां पे जो इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगी, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की। गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैं डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालता हूं तो ये आपको क्या मिलेगा, समेशन ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देन अगर इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो गए तो डेल्टा जी कितना मिलेगा आपको सर, 0 मिलेगा। क्लियर। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी होगा, 0। ठीक है। Hello students, so I am Kumar Nishant and I am here to discuss with you the solution for ANTS PT4 organic part. So our question starts from question number 36. तो 36 में एक रिएक्टेंट दिया है, इसका रिएक्शन फर्स्ट हमें कराना है क्लोरीन के साथ, विच मीन्स हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 फॉलोड बाय रिएक्शन विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं OCS3 और ये साइड चेन में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले जब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, सो बोथ दीज क्लोरीन एटम्स विल गेट एडेड टू दिस डबल बॉन्ड। ये तो हम लोग क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं कि जब भी डबल बॉन्डेड सिस्टम में एल्कीन में हेलोजन को ऐड करते हैं, हेलोजिनेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। आफ्टर दैट इन द सेकंड स्टेप हैलाइड आयन अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। कंसेक्यूटिव पोजीशन पे एक हेलोजन आएगा एंड इट इज एंटी एडिशन, ऑपोजिट एंड्स पे दोनों ऐड होंगे। तो एंटी एडिशन की बात होगी तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इस पे क्लोरीन दोनों कार्बन एटम्स पे बॉन्ड बनाएगा। अभी ये बेंजीन करेंगे, इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइड चेन में एक क्लोरीन इधर आ गया और एक क्लोरीन इधर आ। तो ये एंटी एडिशन में आपका डाइहेलाइड बना। अब इस कंपाउंड का रिएक्शन कराना है AlCl3 के साथ। तो फर्दर इस रिएक्शन को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो जैसे इसका रिएक्शन हम लोग AlCl3 के साथ कराएंगे, एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेयर, ये एक लुईस एसिड है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इट विल डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एल्यूमिनियम। जैसे ही डोनेट करेगा क्लोरीन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा ड्यू टू विच इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन।
और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा। सो द पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन दिस कार्बन, एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इसमें बनेगा। ये हो गया आपका OCH3 एंड देन क्लोरीन, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। साथ में हमारा यहाँ से ClAlCl3 माइनस, ये बाहर निकले। ओके, अब इस कार्बोकैटायन पे पाई इलेक्ट्रॉन, जो बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, इसका अटैक होगा। ये प्रोसेस कैसे होता है देखते हैं। OCH3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये रेजोनेंस के साथ आएगा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे एंड लाइक दिस अटैक विल टेक प्लेस। तो नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर इसमें आएगा, देयर विल बी अ डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग विथ अ मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया और इस कार्बन पे आपका क्लोरीन आ गया। ओके, नाउ दिस कार्बन बेयर्स अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके इस पे अटैक करेगा तो नेक्स्ट हम लोग इस कार्बन पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑल्सो दिस कार्बन इज हैविंग अ हाइड्रोजन विद इट। तो नेक्स्ट स्टेप में ClAlCl3 माइनस। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से H+ को रिलीज किया जाएगा, Cl माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H+, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स हियर, और ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके पास वापस गया। सो द कंपाउंड विच विल बी फॉर्म्ड इज, ये पाई बॉन्ड वापस रीजनरेट हो गया। यहाँ पे है ये OCH3 और यहाँ पे आ गया आपका बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद क्लोरीन एट दिस पोजीशन। बेंजीन के साथ ये साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे क्लोरीन आ गया। सो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो 36 का आंसर है ऑप्शन सी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा। ओके, साथ में आपका बाहर क्या निकल जाएगा, माइनस में दिखा देते हैं HCl एंड एज वेल एज दैट लेविस एसिड AlCl3। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे आते हैं। सो हम लोग को कंपाउंड दिया है 2-chloro-3-methyl-butane। व्हाट विल हैपन जब इसका रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड से कराएंगे बेस, फॉलोड बाय हीटिंग एंड देन रिएक्शन विथ HBr। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्या फॉर्म होगा। यहाँ पे आपका ये क्लोरीन है। सो एट दिस पोजीशन वी आर हैविंग अ हाइड्रोजन, ये है आपका मिथाइल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे भी हम लोग एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखाते हैं। सो दिस इज योर अल्फा पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया बीटा और ये भी हो गया आपका बीटा पोजीशन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के प्रेजेंस में एब्स्ट्रैक्शन हमारा दो तरफ से हो सकता है। अगर आप C2H5ONa ले रहे हैं तो बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन। अगर बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है द मोमेंट दिस क्लोरीन लीव्स, और यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन होता है, सो अ पाई बॉन्ड फॉर्म्स हियर। तो एक कंपाउंड तो हमारा ये बनेगा, अ डबल बॉन्ड विल बी प्लेस्ड हियर। दूसरा, अगर बेस इस बीटा प्रोटॉन को यहाँ से बाहर निकालता है तो अ पाई बॉन्ड इज प्लेस्ड हियर। नाउ वी नो दैट दिस एल्कीन इज लेस एल्काइलेटेड whereas this alkene is more alkylated. So this is more alkylated. तो ये हो जाएगा हमारा Seydzef's product. This will be Seydzef's product. This is less alkylated. So this is going to be Hofmann's product. ये होगा आपका Hofmann's product. Hofmann's product. So this is going to be major and this is going to be minor. Because the base which we have used is not a bulky base. Bulky base के presence में Hofmann orientation ज़्यादा favorable होता है. So हम लोग ने small base use किया है under the reaction conditions. More alkylated alkenes is going to be the major product. अब इनका रिएक्शन कराना है HBr के साथ. The moment हम लोग इसका रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे, so this carbon is less substituted and this carbon is more substituted. Okay. So addition of HBr takes place in मार्कोनिकॉफ्स फैशन। मार्कोनिकॉफ्स मैनर होगा क्योंकि HBr के साथ हमें कुछ वैसा पेरोक्साइड वगैरह दिया नहीं है। सो मार्कोनिकॉफ्स एडिशन टेक्स प्लेस। सो वी कैन से दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट एड्स ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जिस पे लेस हाइड्रोजन एटम्स होंगे उस पे ये अटैक करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इस कार्बन पे होगा और न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बन पे होगा, विच मीन्स दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट। और जब यहाँ पे हम लोग HBr ऐड करेंगे, ओके, so in this case Br adds on this carbon, so this will be your minor product. तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है the major product, so the major product is option B. Option B is your major product, जबकि A में जो दिया है हमारा ये है आपका minor product. So your answer is option B for question number 37. Moving on to next question number 38. Cyclohexene has been converted into dichlorocyclohexene, so which will be the appropriate reagent for this? तो अगर हम लोग
साइक्लोहेक्सीन को डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट किया है, व्हाट विल बी द रिएजेंट? तो वंस लेट अस डिस्कस अबाउट द रिएजेंट्स। ऑप्शन ए में दिया है HCl इन एनहाइड्रस AlCl3। सो लेविस एसिड यूज किया है, विच मीन्स रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू आयनिक मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो गया। HCl एंड ZnCl2 ये भी आयनिक मैकेनिज्म से जाएगा, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं हुआ है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे एडिशन हुआ है। सो वी कैन से दिस कार्बन और दिस कार्बन, दिस पोजीशन इज एलाइलिक पोजीशन, ये आपका एलाइलिक पोजीशन है। सो दिस इज अ केस ऑफ एलाइलिक हेलोजिनेशन, which means we are going to add halogen at allylic position. So option C, chlorine in the presence of light, ultraviolet light. So this is going to proceed through free radical mechanism और ये allylic halogenation कराएगा. So for 38 option will be C. Allylic halogenation takes place either with chlorine in the presence of UV light, or you can take chlorine at high temperature 400 to 600 degrees Celsius. Even bromine can be taken. It can also be done with NBS, where NBS is N-bromosuccinimide. इन सारे कंडीशंस में आप एलाइलिक हेलोजिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा. सो ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. Which of the following upon treatment with sodium tertiary butoxide followed by addition of bromine water fails to decolorize the color of bromine? Okay. So test for unsaturation. Basically they are demanding for test for unsaturation कि कौन सा इसमें से ऐसा कंपाउंड है जो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन पास नहीं करेगा इसमें. सो अगर हम लोग ऑप्शन ए का देखें, तो जब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम टर्शियरी बुटॉक्साइड, सो NaBr मूव्स आउट और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दिस विल बी OBUT. तो इस ऑप्शन ए में हम लोग देख रहे हैं जो कंपाउंड हम लोग का दिया है, जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं आएगा. वी आर नॉट गोइंग टू गेट अनसैचुरेशन इन दिस केस. एक एक करके सारा ऑप्शंस देखेंगे हम लोग. बी में देखते हैं क्या है, C6H5Br. सिमिलर कंडीशन में फ्रॉम हेयर Br विल मूव आउट एंड फ्रॉम हेयर H विल मूव आउट, विच मीन्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. सो अ पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड इन द साइड चेन. साइड चेन में हमें पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, अ डबल बॉन्ड. सो a double bond is present, so it will decolorize bromine water. Decolorizes bromine water. ये bromine water को decolorize करेगा. Now option C. Similar process. So a bromine from here and H. Dehydrohalogenation, pi bond comes here. So it is also going to decolorize bromine water. Bromine water. And now about D. तो यहाँ भी आप देखेंगे कि bromine water will be decolorized. Decolorizes bromine water. So in option A, the compound which is formed in the side chain, we are having saturated compound. This is sp3 hybridized carbon. So it is not going to decolorize bromine water. Does not decolorize. Does not decolorizes bromine water. So on this basis, option A is our answer. So for question number 39, option A is our answer. Moving on to next question number 40. 3-methyl pent-2-ene upon reaction with HBr in the presence of peroxide forms an addition product. What will be the possible number of stereoisomers in the product? Okay, 3-methyl pent-2-ene. So this is 3-methyl pent-2-ene. तो इसका रिएक्शन जब हम लोग HBr के साथ करेंगे in presence of peroxide, which means peroxide effect, addition takes place in anti-Markovnikov's manner. So basically यहाँ पे radicals का formation होगा. Bromine radical will get added to that double bonded carbon which is having greater number of hydrogen atoms or more number of hydrogen atoms. तो इस कार्बन के पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है. This is having one hydrogen, so bromine will get add to this carbon. तो हमारा कंपाउंड होगा CCBr H and one H is added here, CH CH2 CH3. And then so this compound will be obtained. Okay, 2-bromo 3-methyl pentane. So this is the product obtained when this compound is made to react with HBr in the presence of peroxide. After this we have to find that in the product how many possible stereoisomers are present. So we can find that this carbon is chiral and also this carbon is chiral, bonded to 4 different groups or atoms. So the number of chiral carbon atom is 2 and the compound also lacks any symmetry element as such. So the number of stereoisomers will be 2 to the power n, where n is the number of chiral centers, 2, which means 4. So it is going to have total 4 possible stereoisomers. Option D. So for 40, option D is our answer. Moving on to next 41. In 41 we have been given CS3, CH double bond, CH
Br. So first we have to make it to react with NaNH2, sodamide. So this is sodamide and it is a strong base. So in presence of sodamide, dehydrohalogenation takes place and a triple bond is formed. So we can say that bromine and hydrogen will leave from these two carbon atoms and it will get converted into CS3C triple bond CH. So formation of propyne takes place. So in first step, while we use sodamide, formation of propyne takes place. Now propyne has to be make reaction in red hot iron tube, and the temperature is 600 degrees Celsius, which means 873 Kelvin. So it is cyclic trimerization reaction. 3 moles of propyne reacts with each other to form mesitylene. So formation of mesitylene takes place. Reaction takes place like this. So these 3 molecules of acetylene combines with each other to form trimethyl benzene. So option D is our answer for question number 41. Moving on to next question number 42. Which of the following alkenes when treated with HCl yields majorly anti-Markovnikov's product? किसमें आपका anti-Markovnikov's product मेजर होगा? मेजर प्रोडक्ट इज anti-Markovnikov's प्रोडक्ट. सो इन A HCl से इसका रिएक्शन कराएंगे. सो इंटरमीडिएट कार्बोकटायन फॉर्म्स एंड दिस विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. इन नेक्स्ट स्टेप chlorine attacks, so we get geminal dihalide. So when we look upon to this, negative part of attacking reagent is adding on that double bonded carbon which is having more number of hydrogen atoms. So less number of hydrogen atoms. So this is in accordance with Markovnikov's rule. So this addition product is basically Markovnikov's product. It is Markovnikov's product. Similarly for option B, same phenomenon will be observed. We can find that the moment electrophile is added, the intermediate carbocation becomes resonance stabilized again due to the lone pair of electrons of nitrogen and then attack of nucleophile. So here also the product will be Markovnikov's addition. So this is also Markovnikov's product. In option A as well as option B, the major product is Markovnikov's product. हमें ये बताना है कि इसमें से मेजर एंटी मार्कोनिकोव्स किसमें है. Now let us talk about C. In C also we are having a methoxy group bonded to double bonded carbon. तो यहाँ भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो कार्बोकटायन है दिस इज अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. तो यहाँ भी हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा दिस इज गोइंग टू बी मार्कोनिकोव्स एडिशन प्रोडक्ट. सो दिस इज ऑल्सो मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट. यहाँ भी हमारा मेजर जो है मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट. दैट मीन्स हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा. ABC तो में तो सब में हम लोग को मार्कोनिकोव्स मिल रहा है, सो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा. ऑप्शन डी देखते हैं. CF3CH डबल बॉन्ड CH2. सो हियर वी कैन सी दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो एज अ रिजल्ट जब इसका रिएक्शन HCl से होगा, इलेक्ट्रोफाइल गेट्स एडेड टू दिस कार्बन एंड nucleophilic attack of Cl leads to the formation of this compound. So this will be the major product in this case and this is anti-Markovnikov's product. तो हमसे पूछा गया था कि इनमें से किसका anti-Markovnikov's major product होगा once we are going to add HCl to it. So it will be option D. So for 42 answer will be D. Moving on to next question number 43. In 43 we have been given but2 wine. So this is but2 और इसका 2 पाथवे है. बोथ आर हाइड्रोजिनेशन. तो एक पाथवे में रिएक्ट्स विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. सो ये बेसिकली क्या है? दिस इज बर्च रिडक्शन एंड वी नो दैट इन बर्च रिडक्शन इंटरनल एल्काइंस आर कन्वर्टेड इनटू ट्रांस एल्कीन्स. सो आवर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ट्रांस एल्कीन. इट इज एंटी एडिशन. सो वी आर गोइंग टू गेट ट्रांस but2 and when hydrogenation takes place in the presence of palladium taken with calcium carbonate and lead acetate. So this basically gives syn addition. So it will give you alkene, cis alkene, C double bond C, CS3H, CS3 and H. So both the hydrogen gets added to the same side of double bond. So this is cis but2. So on the basis of question this is product A and this is product B. अब आपको बोला गया है कि minimum heat of hydrogenation. So when we compare the stability of these two alkenes, trans and cis, we know that trans alkene is always more stable than cis alkene. Why? Because bulky groups are present at opposite sides. So when we talk about stability, trans form is more stable than cis form. And we know that stability
of alkene is inversely proportional to heat of hydrogenation. So the alkene which is more stable will have less heat of hydrogenation. So we have been asked the minimum heat of hydrogenation. Trans alkene is more stable. Trans alkene is more stable in comparison to cis alkene, which is less stable. So trans alkene is going to have minimum heat of hydrogenation, which means option A is going to be our answer. Moving on to next question number 44. Which compound will give 5 keto 2 methyl hexanal upon ozonolysis? फटाफट देखते हैं इसमें क्या होगा. ऑप्शन ए में देखें 5 मेंबर्ड रिंग मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड. तो जब हम लोग इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो बेसिकली क्लीवेज करके यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन दिखाते हैं, ओजोनाइड इज फॉर्म. सो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कीटो ग्रुप एंड दिस इज गोइंग टू बी गेट कन्वर्टेड इनटू कीटो. दोनों कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होगा, डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट डाई कीटोन मिलेगा, जबकि हमें बोला गया है कीटो एल्डिहाइड. तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बी में देखते हैं. सो गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस. सो दिस गिव्स अस CH3 C double bond O CH2 CH2 CH CH3 and then CHO. So this is 1 2 3 4 5 6. So it is 5 keto 2 methyl hexanal. 5 keto 2 methyl hexanal, which means option B is going to be our answer. Moving on to next question number 45. 45 OH is given. पहले इसका प्रोटोनेशन कराना है फर्स्ट, फॉलोड बाय हीटिंग. सो वंस प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस एल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटोनेटेड एल्कोहल. इसका प्रोटोनेशन कराएंगे तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल में. सो एल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटोनेटेड एल्कोहल. Then we are going to heat it. So water molecule moves out leading to the formation of carbocation intermediate. यहाँ पे आपका एक carbocation intermediate बनेगा. So this is basically 3 degree carbocation. 3 degree carbocation. So once this 3 degree carbocation intermediate is formed, we find that intramolecular attack takes place due to plus I effect. So this carbon is going to attack on this carbon. So we are going to have 1 2 3 4 and 5 membered ring, and it will come in this form. So it is also a 3 degree carbocation. So after intramolecular attack, this carbocation rearranges to form in this form, and then when HBr attacks, this product is going to be formed. So on this basis, option C. Moving on to next question number 46. So we have to add proton to this alcohol followed by heat, and then its reaction with aqueous dilute KMnO4, which means excess of Bayer's reagent. So alcohol is protonated and it gets converted into protonated alcohol. Now when we heat it, elimination of water molecule takes place. So a carbocation is formed. आप देखेंगे यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, and this is 2 degree carbocation. This is 2 degree carbocation. So after this 1,2 methyl shift takes place, rearrangement is involved. So it gets converted into 3 degree carbocation. After this, removal of H plus, so deprotonation, formation of pi bond takes place. So in this way, we are going to get P. So this is your P, and now P is made to be react with Bayer's reagent. Bayer's reagent, and we know that in Bayer's reagent, syn hydroxylation takes place. Syn hydroxylation takes place, which means OH group adds to the same side of double bond, and as we have been given in excess, so both these pi bonds will be broken here. Both these pi bonds will be broken and OH group will come here. So the final product is going to be, we can show here OH group, OH, and then one OH group here and one OH group. This is CS3 and this is also CS3. So the question is the number of hydroxyl groups present in Q. So this compound is Q. How many OH groups are present? 1, 2, 3 and 4. So total 4 OH groups are present in the compound Q. So our answer is 4. Moving on to next question number 47. The total number of alkenes possible by dehydrobromination of 3-bromo 3-cyclopentyl hexane using alcoholic KOH. So hexane means this is hexane. We are having 3-bromo, and then on third carbon a cyclopentyl group is also present. So this is a cyclopentyl group. तो इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करना है. तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करेंगे
So we know that beta elimination takes place, which means proton will be abstracted from beta position. So this is alpha position, this is respective beta position, ये भी respective कैसा है beta position है, और ये भी एक हमारा beta position है. So जब यहाँ से Br move करेगा and base abstracts this proton, so in such a case if this proton is removed, one product will be obtained where a double bond will be between these two carbons, C, double bond C, and then when we are having cyclopentane, and after this C. Suppose if this hydrogen is being abstracted, then a pi bond is formed here. In such a case, the product formed will be double bond C, C, C. और अगर यहाँ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा कार्बन और साइक्लोपेंटाइल रिंग के बीच में. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, देखने में तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 3 है, बट अगर देखा जाए इस एल्कीन में हेयर इट विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा. सो इट विल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, सिस एज वेल एज ट्रांस. 2 फॉर्म में एग्जिबिट करेगा ये. यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, इट विल बी एग्जिबिटेड. सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स. एक आपका आएगा सिस और एक आएगा ट्रांस. बट इस केस में GI इज नॉट गोइंग टू बी एग्जिबिटेड. ये एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा बिकॉज दिस डबल बॉन्डेड कार्बन इज बॉन्डेड टू same groups on both the sides. This is also CH2 group, and from this side also we are having CH2 group. So GI is not going to be exhibited. तो हमसे पूछा गया है total number of alkenes possible. So how many alkenes will be possible? 1, 2, and then here 3, 4, and 1 this alkene 5. So these 2 alkenes are going to exhibit geometrical isomerism. So cis and trans for each of them. This alkene will be formed, but it is not going to exhibit geometrical isomerism. So in total 5 alkenes we are going to obtain. So for 47, our answer is 5. Okay. Thank you very much. क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा. अब क्या कह रहा है कि एक यानी कि जो है सिस्टम है, तो सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 20 किलो जूल. अब हीट एब्जॉर्ब बाई सिस्टम का कितना 20 किलो जूल यानी पॉजिटिव साइन के साथ, एंड ऑल्सो डज 15 किलो जूल वर्क. वर्क कितना कर रहा है, वर्क डन बाई सिस्टम कितना 15 जूल. तो विद नेगेटिव साइन तो डेल्टा यू बराबर क्या मिलता है आपको Q प्लस डब्ल्यू. Q कितना आपके पास 20 प्लस माइनस ऑफ 15 जूल किलो जूल. तो आंसर विल बी व्हाट 5 किलो जूल. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, है ना. आप भी कहोगे सर इसको क्यों सोल्व कर रहे हो, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 48 के लिए क्या मिलेगा आंसर आपका 5 आएगा. क्वेश्चन नंबर 48 का इंटीजर है, उसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा भाई. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, बॉन्ड एनर्जीज एन सिंगल मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, एन डबल बॉन्ड हो, एन ट्रिपल बॉन्ड एन और डबल बॉन्ड हो, ये 222 607 946 498 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, और डेल्टा एच फॉर्मेशन आपको कितना दे रखा है 134 किलोजूल पर मोल दे रखा है. देन व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ NO2 इज. ठीक है, आपको ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखा है एन डबल बॉन्ड हो. ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड है वो ऑब्वियसली क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इन दोनों का रेजोनेंस एनर्जी के लिए बात पूछे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 49. अब आपको पता है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है. रेजोनेंस एनर्जी होता है डेल्टा एच कौन सा एक्सपेरिमेंटल एंड डेल्टा एच कौन सा कैलकुलेटेड. डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल एंड डेल्टा एच कैलकुलेटेड, या कहें कि जिसको एक्सपेक्टेड भी बोलते हैं. अब देखो, अब NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है सर. किसका फॉर्मेशन हो रहा है NO2 का. तो NO2 का फॉर्मेशन किससे हुआ हाफ N2 से एंड O2 से. तो इसका डेल्टा एच कितना है 134 किलो जूल है. ये आपको एक्सपेरिमेंटल दे रखा है. आपको क्या दे रखा है एक्सपेरिमेंटल दे रखा है. अब मैं थियोरेटिकल निकालता हूं. तो थियोरेटिकल यानी कि कैसे निकालेंगे. अब ये जो स्ट्रक्चर है कि एन ट्रिपल डबल बॉन्ड हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो. अब इसको हम जो बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे तो यहां अपन क्या लिखेंगे एन ट्रिपल बॉन्ड एन. क्या लगा दें हाफ. चलो मैं ट्रिपल बॉन्ड को सुधार देता हूं थोड़ा सा. ठीक है, आप कहोगे सर ये तो ट्रिपल बॉन्ड को मैंने सुधार दिया है, सीधा कर दिया अब इसको. ठीक है, प्लस यहां पे आप क्या लिखेंगे ओ डबल बॉन्ड हो. तो अब हमें इनकी क्या निकालनी है. अब इसका जो है पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है. तो अगर मैं इस डेल्टा एच निकालूंगा तो ये वाला डेल्टा एच कौन सा होगा. इसको थियोरेटिकल भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड भी बोलते हैं.
ठीक है। तो डेल्टा एच एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड अब आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट, तो क्या मिलेगा, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो एनर्जी यानी बॉन्ड की यानी कि जो है रिएक्टेंट में क्या क्या दे रखा आपको, एक तो आपको दे रखा एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो हाफ ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन। सर एन ट्रिपल बॉन्ड एन कितना है, आपको दे रखा है 946, ठीक है 946, ठीक है, प्लस ओ डबल बॉन्डो कितना दे रखा है आपको 498, ये रिएक्टेंट का हो गया, माइनस प्रोडक्ट का निकालिएगा, तो प्रोडक्ट का आपको कितना दे रखा है, ठीक है, एक आपको दे रखा है 222 प्लस 607। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें कितना आएगा, ठीक है 473 प्लस 498, इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपके पास 971, ठीक है। और माइनस का ये कितना हो गया आपके पास, ये माइनस का हो गया आपके पास 8279, ठीक है। अब इसको सब जो है निकाल लीजिए, तो डेल्टा एच एक्सपेक्टेड कितना आएगा या कैलकुलेटेड कितना आएगा वो अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना आया यहाँ से, ये आया 2, ये आया 4 और ये आया 142, कितना आया 142। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी क्या मिलेगा आपको, एक्सपेक्टेड कितना है 134, यानी एक्सपेरिमेंटल 134 और एक्सपेक्टेड यानी कैलकुलेटेड कितना है 142, तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी आएगी -8 किलो जूल, ठीक है। तो इंटीजर में तो रेजोनेंस एनर्जी तो हमेशा ऑब्वियसली आपको पता है एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है 49, तो इसका जो 49 का करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा सर, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको 8, ठीक है। माइनस साइन मेंशन नहीं करना है, माइनस साइन क्या बताएगा कि जो है एनर्जी यहाँ क्या हो रही है, सिर्फ रिलीज हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, 50 सॉरी, क्या कह रहा है, फॉर द कंबसन ऑफ मीथेन एट 300 केल्विन द डेल्टा एच माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ये दे रखा है 300 डेल्टा एन आर, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं भाई, तो अब आपको क्या दे रखा है, मीथेन का कंबसन, तो मीथेन का कंबसन कराना है और कितने पे 300 केल्विन यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप 27 डिग्री सेल्सियस पे कराओगे, मीथेन गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ CO2 जो बनेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, गैसेस फॉर्म में, बट जो वाटर मिलेगा वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में। वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस कर ले, रिएक्शन हो गई अपने पास बैलेंस्ड। अब क्या पूछा है, डेल्टा एन, ठीक है, आप चाहो या सिंपल सा निकाल लीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी निकालेंगे तो डेल्टा एन जी कितना मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ, ठीक है 2, या चलो मैं आप सॉल्व करें सर ये सीधा सीधा आपने लिख दिया, गलत बात है ना, हाँ, तो क्या लिखेंगे, गैसियस डेल्टा एन जी क्या होता है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना गैसियस मोल है 1, रिएक्टेंट में कितना है 3, डेल्टा एन जी कितना है आपके पास -2, ठीक। कंपेयर कर लेते हैं, अब देखो डेल्टा एच में और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो डेल्टा एच यहां से क्या आ गया, माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। इससे कंपेयर करते हैं तो उधर डेल्टा एन जी कितना दे रखा, देखो उस क्वेश्चन में माइनस ऑफ 300, ठीक है, क्या दे रखा है डेल्टा एन आर। अच्छा अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, माइनस डेल्टा एन जी कितना अपने पास 2, आर का वैल्यू आर के टर्म्स में, और टेम्परेचर भी हमने कितना ले रखा है 300 केल्विन, ठीक है। देखो माइनस 300 आर से आर कैंसिल आउट, तो डेल्टा एन का वैल्यू कितना आया आपके पास 2 आया, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2 होगा, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया होगा, ओके ऐसे ही करते रहिएगा, थैंक यू।